हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता पर चर्चा करना आरंभ करेंगे। मतलब वैदिक काल के बारे में हम लोग जो है सो पढ़ेंगे, जानेंगे कि वैदिक संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति थी और वैदिक संस्कृति अपनी किन किन विशेषताओं के लिए जानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक और संस्कृति जो है सो उदित हुई, विकसित हुई, जिसे हम लोग वैदिक संस्कृति या सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल को माना जाता है। मतलब कि वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी का काल है। इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 बीसी के बीच के काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं और 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसी प्रकार से 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच हम लोग पाते हैं कि शेष अन्य वेदों की जो है सो रचना हुई थी, चाहे वो यजुर्वेद हो, सामवेद हो या फिर अथर्ववेद हो। तो 1500 से 1000 के बीच ऋग्वेद की रचना और 1000 से 600 बीसी के बीच में शेष तीनों वेदों की जो है सो रचना हुई। इसलिए इसको हम लोग ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 बीसी के बीच को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि रचना और संकलन दोनों में जो है सो अंतर है। अगर ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी के बीच का अगर काल है, तो उस फेज में मतलब 500 वर्षों का जो ये इतिहास है, तो इस फेज में हम लोग पाते हैं कि ऋग्वेद की रचना हुई। रचना मन में हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सो ये याददाश्त के माध्यम से जो है सो आगे बढ़ता चला गया। बाद में जब लिपि का आविष्कार हुआ तो इसको लिखित रूप दिया जाना आरंभ हुआ और उसी को हम लोग संकलन कहते हैं। मतलब कि 6 सेंचुरी बीसी और उसके पश्चात हम लोग पाते हैं कि वेदों का संकलन का कार्य जो है सो आरंभ हुआ। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि वैदिक काल की अपनी संपूर्ण अवधि में हम लोगों को लिपि की जानकारी जो है सो नहीं मिलती। तो रचना जो हुआ था तो उसको मन में रचा गया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्थानांतरित किया जाता रहा और जब लिपि का आविष्कार हुआ तो उसको लिखित रूप जो है सो दिया जाना आरंभ हुआ, जिसको हम लोग संकलन कहते हैं। तो हम लोग अब वैदिक काल पर जो है सो चर्चा आरंभ करेंगे। अब वैदिक संस्कृति जो है, तो वैदिक संस्कृति हम लोग पाते हैं कि आर्यों की जो है सो संस्कृति मानी जाती है। मतलब इस संस्कृति को जो बसाने वाले थे, इस सभ्यता को बसाने वाले जो लोग थे वो आर्य थे। अब ये आर्य लोग कौन थे, तो उस पर हम लोग जो है सो आते हैं। फिर वैदिक काल को दो अलग अलग खंडों में बांट करके उसका अध्ययन हम लोग जो है सो करेंगे। तो देखिए, आर्य जो शब्द है तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है 33 बार प्रयुक्त हुआ है। मतलब कि ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार 33 बार जो है सो आया है। ये जो आर्य शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या भद्र या कुलीन, है ना। जो भी आप इसका मतलब लगाइए, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, भद्र या कुलीन। ये आर्य जो है ये जाति सूचक नहीं है और न ही ये कोई नस्लवादी सूचक है। मतलब कि न तो ये कोई नस्ल है और न ही ये जो है सो कोई जाति है। आर्य जो है वो एक भाषाई समूह का, एक सांस्कृतिक समूह का जो है सो बोध कराता है। यदि आपसे पूछे कि आर्य शब्द जो है किस चीज़ का सूचक है, तो उसको आप जवाब दीजिएगा कि आर्य शब्द से एक भाषाई समूह का जो है सो बोध होता है, एक सांस्कृतिक समूह का जो है सो बोध होता है। ठीक है, अब देखिए
हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी रूस का जो इलाका है ना, मध्य एशिया, दक्षिणी रूस में भी खास करके यूक्रेन और उसके आसपास का जो इलाका है, तो ये पूरा का पूरा इलाका माने मध्य एशिया से दक्षिणी रूस का जो पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टेपी घास का मैदान है। ठीक है, एक बहुत बड़ा मैदान है उस इलाके में, जिसको हम लोग स्टेपीज का मैदान कहते हैं, स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। तो माना यही जाता है कि आर्य लोग जो थे, मतलब एक भाषाई समूह थे ये लोग, एक बहुत बड़ा जन समुदाय थे ये लोग। तो ये लोग जो है स्टेपीज घास के मैदान में जो है सो रहा करते थे। ठीक है, और पशुपालन करते थे। ठीक है, अपने पशुओं के साथ ये लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जो है सो विचरते रहते थे, खानाबदोश जीवन जो है सो ये लोग जीते थे, है ना। ये जो जन समुदाय थे, तो ये लोग कई भाषाओं का जो है सो प्रयोग करते थे, है ना। ये लोग संस्कृत भाषा का जो है सो प्रयोग करते थे, ग्रीक भाषा का प्रयोग करते थे, लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे, स्लाव भाषा का प्रयोग करते थे, जर्मनिक भाषा का प्रयोग करते थे, स्वीडिश भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब कि दक्षिणी रूस स्टेपीज घास के मैदान में जो जन समुदाय रहा करता था, वो कई भाषाओं का जो है सो प्रयोग करता था, पशुपालन करता था और अपने पशुओं के साथ जो है सो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है सो विचरता रहता था। ठीक है, माना जाता है कि करीब करीब 2000 बीसी के आसपास में किसी प्राकृतिक कारण से स्टेपी घास का मैदान जो है वो सूखने लगा। तो ये स्टेपी घास का मैदान जब सूखने लगा, तो पशुपालन पर निर्भर जो आर्य संस्कृति उस क्षेत्र में थी, जो जन समुदाय जो उस क्षेत्र में था, अब उन लोगों को उस क्षेत्र से पलायन जो है सो आरंभ करना पड़ा। वो क्षेत्र वो लोग छोड़ने लगे, है ना। और हम लोग पाते हैं कि यह जो बड़ा जन समुदाय था, उनमें से कुछ लोग, है ना, यूरोप के क्षेत्र में, कुछ एशिया के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो जा करके बसने लगे। और माना जाता है कि वो जो जन समुदाय था, उसमें संस्कृत बोलने वाला जो समूह था, है ना, तो संस्कृत बोलने वाला समूह जो था वो ईरान की तरफ जो है सो पलायन कर गया, है ना। और रास्ते में ये कई अन्य छोटे बड़े शाखाओं में जो है सो टूट गया, है ना। सरल शब्दों में हम लोग कहें तो जब उस क्षेत्र से जब आर्यों का पलायन हुआ, तो संस्कृत बोलने वाली जो शाखा थी वो ईरान की तरफ जो है सो कूच कर गई और रास्ते में यह शाखा कई उप शाखाओं में जो है सो टूट गई, है ना। और कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो आर्य थे, संस्कृत बोलने वाली जो ये शाखा थी, तो यह जो है सो ईरान के रास्ते जो है सो भारत आए, कई खेप में आए। एक ही बार सारे लोग नहीं आए, ये लोग कई खेप में जो है सो भारत पहुंचे, क्योंकि रास्ते में ये कई अन्य छोटे बड़े उप शाखाओं में जो है सो टूट गया, है ना। अब एक शाखा आई, फिर कई वर्षों के पश्चात दूसरी शाखा आई, मतलब शताब्दियों में, है ना, 100, 200, 300, 400 वर्षों का जो है सो समय लगा इन सभी शाखाओं को जो है सो भारत पहुंचने में। मतलब संस्कृत बोलने वाली जो शाखा जो कई उप शाखाओं में टूट गई थी रास्ते में, वो लोग क्रमशः जो है सो कई खेप में जो है सो भारत पहुंचते हैं। और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, जो इलाका है, 7 नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस इलाके में जो है सो ये आर्य लोग बसते हैं, है ना। और एक नई सभ्यता या संस्कृति की जो है सो भारत में शुरुआत होती है ना। उसी इलाके में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हृदय स्थल था, तो उसी इलाके में हम लोग पाते हैं क्या कि वैदिक संस्कृति भी जो है सो उदित होती है आर्यों के द्वारा, आर्यों के विभिन्न शाखाओं के जो है सो द्वारा। अब संस्कृत बोलने वाली शाखा जो विभिन्न उप शाखाओं में टूट गई थी और क्रमशः जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आकर के जो बसी, है ना, तो हम लोग पाते हैं कि उन्हीं को ऋग्वेद में जन या कबीला कहा गया है। ठीक है, इन्हीं शाखाओं या उप शाखाओं को हम लोग कबीला या जन के नाम से जो है सो जानते हैं। ऋग्वेद में करीब 275 बार जो है सो जन शब्द का हम लोग पाते हैं कि प्रयोग हुआ है ना। कई जन का उल्लेख हम लोग आगे करेंगे, जैसे भरत के बारे में हम लोग पाते हैं, भरत एक कबीला था, एक जन था, है ना। इसी प्रकार से तुर्वस, यदु, है ना, द्रुहु, अनु, है ना, ये बहुत सारे हम लोग जन की जो है सो सूचना
आगे देखेंगे। और भरत जो जन था, भरत जो कबीला था, वो सबसे महत्वपूर्ण कबीला जो है सो बन गया। और कहा जाता है कि इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा। खैर, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि दक्षिणी रूस के, मध्य एशिया के क्षेत्र से जो है सो आर्यों का जो है सो पलायन हुआ, है ना। संस्कृत बोलने वाली शाखा ईरान के रास्ते जो है सो भारत आती है, और यह जो है सो एक नई सभ्यता या संस्कृति को जन्म देती है। ठीक है। अब ये जो आर्य लोग थे, तो आर्यों की जो है सो कुछ विशेषताएं थी। मतलब आर्य अपनी कुछ विशेषताओं के लिए जो है सो जाने जाते हैं। जैसे क्या भाई? तो सबसे पहला विशेषता था कि आर्यों के जीवन में घोड़े का जो है सो काफी ज्यादा महत्व था, है ना। यह महत्व इसलिए भी रहा होगा क्योंकि उनका जो जीवन था वो खानाबदोश था। एक जगह से दूसरे जगह वो लोग विचरते रहते थे, तो घोड़े का महत्व जो है उनके जीवन में स्वाभाविक था कि ज़्यादा होगा। तो हम लोग पाते हैं कि अश्व की महत्ता आर्यों के जीवन में ज़्यादा थी। और हम लोग ऋग्वेद में भी पाते हैं क्या कि करीब 215 बार जो है सो अश्व शब्द का या घोड़े का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी विशेषता कि आर्यों के जीवन में रथों का जो है सो महत्व था। ये लोग रथ का जो है सो प्रयोग करते थे, और रथ में आरे वाले पहिए का जो है सो प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। मतलब कि रथ का जो है सो प्रयोग ये लोग करते थे। फिर हम लोग पाते हैं कि तीर कमान का जो है सो ये लोग प्रयोग करते थे, और तीर को जो है सो तरकस में भी जो है सो ये लोग रखा करते थे। ठीक है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि ये लोग सोम रस का जो है सो प्रयोग करते थे। मतलब कि सोम पान जो है सो ये लोग किया करते थे। तो आर्यों की संस्कृति से जुड़ा यह भी एक जो है सो विशेषता है। फिर हम लोग पाते हैं कि आर्यों के जीवन में अग्नि पूजा का जो है सो विशेष महत्व था। मतलब ये लोग अग्नि जो है सो, अग्नि की जो है सो पूजा किया करते थे। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि स्वास्तिक का, है ना, स्वास्तिक का जो चिन्ह है, तो स्वास्तिक का जो है सो विशेष महत्व था इनके जीवन में। और वैदिक काल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ होते थे, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, उन यज्ञों में यह चिन्ह आवश्यक रूप से जो है सो बनाया जाता था। हम लोग ये भी पाते हैं कि हिटलर के द्वारा या नाजी पार्टी के द्वारा हम लोग देखते हैं क्या कि इस चिन्ह को जो है सो आर्यत्व का जो है सो चिन्ह भी घोषित किया गया था। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि आर्यों के जीवन में दाह संस्कार का भी जो है सो विशेष महत्व था। मतलब कि दाह संस्कार मतलब मरे हुए लोगों को जो है सो जला देना, है ना। तो यह भी जो है सो आर्य संस्कृति की एक विशेषता मानी जाती है। फिर पशु बलि भी एक विशेषता मानी जाती है आर्य संस्कृति कि पशु बलि पर भी जो है सो इन लोगों का विशेष जोर था। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि करीब करीब 8 विशेषता जो है सो आर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ था। पहला, घोड़े का विशेष महत्व। दूसरा, रथों का प्रयोग और उसमें आरे वाले पहिए का जो है सो प्रयोग, सोम रस का प्रयोग, तीर कमान का जो है सो प्रयोग, स्वास्तिक का विशेष जो है सो महत्व, दाह संस्कार, पशु बलि और अग्नि पूजा, है ना। ये कुछ विशेषताएं आर्यों की जो है सो मानी जाती है। अब भारत में जो ये आर्य लोग जो है सो आए, है ना, तो आर्य लोग जो आए तो भारत में आर्य कब आए और कहाँ से आए, है ना, इसको लेकर के विभिन्न इतिहासकारों में काफी मतभेद है ना। ऋग्वेद की रचना को लेकर भी इसकी रचना कब हुई थी, अलग अलग जो है सो मत दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद की रचना के अलग अलग जो मत दिए गए हैं तो वो क्या है ना। तो इसमें एक हरमन जैकोबी इतिहासकार हुए। इनका मानना है कि ऋग्वेद की रचना करीब 3000 बीसी के आसपास में हुई थी, जो अमान्य है, ये मान्य नहीं है। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद की रचना 6000 बीसी के आसपास में जो है सो हुई थी, लेकिन यह भी मान्य नहीं है। इसी प्रकार विंटरनिज के द्वारा ये कहा गया कि 2500 से 2000 बीसी के बीच जो है ऋग्वेद की रचना हुई। इसी प्रकार से मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया कि 1500 से 1000 बीसी के बीच जो है ऋग्वेद की रचना हुई, और मैक्स मूलर का यह जो मत है यही सर्वाधिक मान्य है।
ठीक है। यदि कोई आपसे पूछे कि ऋग्वेद की रचना कब हुई, तो 1500 से 1000 बीसी के बीच हुई। और यह मत किसने दिया, तो मैक्स मूलर के द्वारा जो है सो ये मत दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग विचार दिया है ना। कहाँ के वो मूल रूप से कहाँ के जो है सो आर्य लोग रहने वाले थे, है ना। जिसमें हम लोग पाते हैं कि एक इतिहासकार हुए पंडित गंगानाथ झा। तो पंडित गंगानाथ झा के द्वारा कहा गया कि आर्यों का जो मूल देश था वो ब्रह्मशी देश था। मतलब कि कुल मिलाकर गंगानाथ झा के द्वारा ये बताया गया कि आर्य कहीं से भी नहीं आए थे, ये भारत के ही थे। मतलब ब्रह्मशी देश इनका जो है सो मूल निवास था। मतलब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को ही ये कह रहे हैं, एक प्रकार से उनका मूल निवास था, जो मान्य नहीं है। इसी प्रकार DS त्रिवेदी के द्वारा कहा गया कि देविका मतलब मुल्तान का जो क्षेत्र था ये इनका मूल निवास था। इसी प्रकार से LD कल्ल के द्वारा कहा गया कि कश्मीर और हिमालय का जो क्षेत्र है वो आर्यों का जो है सो मूल निवास था। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को जो है सो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसी प्रकार से मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का जो है सो मूल निवास स्थान बताया। इसी प्रकार से रोड्स महोदय के द्वारा बैक्टीरिया क्षेत्र को जो है सो आर्यों का मूल निवास बताया गया। इसी प्रकार से एडवर्ड मेयर, कील और ओल्डनबर्ग, है ना, इन तीनों के द्वारा कहा गया कि पामीर का जो पठार वाला जो इलाका है ना, वो आर्यों का जो है सो मूल निवास स्थान था, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि पेनका और ओरे हटे जैसे जो इतिहासकार हुए तो इन्होंने जर्मनी को जो है सो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, है ना। पी गाइल्स के द्वारा कहा गया कि हंगरी जो है सो आर्यों का मूल निवास था। डैन्यूब नदी के अगल बगल जो है सो ये लोग रहा करते थे, ऐसा पी गाइल्स का मत है ना। इसी प्रकार से गोल्डन चाइल्ड के द्वारा जो है सो दक्षिणी रूस को जो है सो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया, है ना। अब सबसे मान्य जो मत है ना, जिसको हम लोग मानते हैं, तो यह मत ब्रेंडेनेस्टीन के द्वारा जो है सो दिया गया है। इनका मत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है ना। ब्रेंडेनेस्टीन ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, है ना, जिसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, है ना। आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, जिसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, में था, है ना। और इन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि ये जो यूरेशिया का जो क्षेत्र है, इसमें जो किर्गिज का जो मैदान है, मतलब कि स्टेपीज मैदान का ही एक भाग है किर्गिज का मैदान, तो इन्होंने कहा कि किर्गिज का जो मैदान है तो वही मैदान, है ना, आर्यों का मूल निवास स्थान था, है ना। खैर, यही मत जो है सो सर्वाधिक मान्य है। यदि आपसे कोई पूछे कि आर्य कहाँ से आए थे भारत में, तो दक्षिणी रूस के इलाके से आए थे, यूरेशिया के क्षेत्र से आए थे, है ना। स्टेपीज घास का मैदान जो मध्य एशिया से लेकर के दक्षिणी रूस के एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, उसी इलाके में जो है सो आर्य लोग रहा करते थे और वहीं से भारत आए थे। कब आए थे, तो 1500 BC के आसपास में आए थे, है ना। और एक नई सभ्यता या संस्कृति जो है सो भारत में आरंभ हुई, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जैसे वैदिक काल का अध्ययन जो हम लोग करेंगे, तो वैदिक काल का अध्ययन हम लोग जो है सो दो भाग में बांट करके करेंगे। एक को हम लोग कहेंगे ऋग्वैदिक काल और दूसरे को हम लोग कहेंगे उत्तर वैदिक काल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो ऋग्वैदिक काल को जो है सो आरंभ करेंगे। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के स्रोतों को देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो निर्धारण किया गया इतिहासकारों के द्वारा, तो किन स्रोतों को जो है सो आधार बनाया गया, है ना। इस मामले में हम लोग पाते हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत है वो नगण्य है और मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल के निर्धारण के लिए हम लोग ऋग्वेद पर ही जो है सो निर्भर है ना। मतलब ऋग्वेद के ही आधार पर ऋग्वैदिक काल को निर्धारित करने का जो है सो प्रयास किया गया है। तो स्रोत से, है ना, हम लोग आरंभ करेंगे ऋग्वैदिक काल को और देखेंगे कि आर्य संस्कृति भारत में किस प्रकार से जो है सो पनपी और विकसित हुई। धन्यवाद।